हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ यही इसका मेन लॉ है, ठीक है। और मैंने पहले से एज्यूम कर रखा कि ओम्स लॉ हम लोग इसलिए जानते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग कंडक्टर्स, राइट, बिकॉज वी आर यूजिंग कंडक्टर्स। मैं और कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, हम लोग कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली हमेशा ओम्स लॉ को ही बात करूँगी, ठीक है। ये प्री एजम्पशन है, ओके फाइन। ओम्स लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, राइट, V इज इक्वल टू आई आर। जब हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, तो याद रखना, क्योंकि हमारे पास तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि वी कैन ड्रॉ अ सिंगल ग्राफ। अरे सर्किट क्या है, सर्किट में रेजिस्टेंस है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और सर्किट में एक बैटरी है और ऐसे, राइट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, और ये वोल्टेज दे रहा है। वोल्टेज यानी कि आप बोलोगे कि हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर है, इसके अक्रॉस है। तो कैसे लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग ने आपको कहा था कि वोल्ट मीटर जिसके अराउंड मेजर करेंगे हम हमेशा उसके पैरेलल लगाते हैं, बट करंट जब भी हम मेजर करते हैं तो उसके कहाँ लगाते हैं, सीरीज में। तो अगर मुझे मेजर करना है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, देन आई विल अप्लाई व्हाट, आई इन सीरीज में। आई को हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, सीरीज में, पॉजिटिव नेगेटिव, फाइन। तो ये हमारा एक सिंपल सा है जहाँ पर हम, अच्छा ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। तो हम ये ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर को कम्प्लीटली समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, मैंने आपको बैटरी बताई थी, हमने आपको सेल लगाया था। जब बहुत सारे सेल्स को सीरीज़ में लगाते हैं तब हमारे पास क्या होती है, बैटरी होती है, राइट। अब बैटरी को मैंने सीरीज़ में लगाना दिखाया आपको, बैटरी को मैंने आपको पैरेलल में लगाना दिखाया, ठीक। नाउ आई विल से कि बैटरी क्या है, बैटरी से हम EMF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, EMF। और EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जस्ट अ मिनट ना। तो अब देखो, जब मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव एंड फोर्स, यानी कि समथिंग मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग, समथिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग पोटेंशियल काइंड, ठीक है। फोर्स मिल रहा है एंड समथिंग पोटेंशियल काइंड हमें मिल रहा है। सो एक्चुअली ये जो केमिकल एनर्जी है वो क्या चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। केमिकल एनर्जी जो बैटरी 1.5 वोल्ट की बैटरी हुई, या हम उसको कन्वर्ट करके 6 वोल्ट लैक्लांचे सेल्स बनाते हैं हम लोग, वोल्टाइक सेल्स बनाते हैं, एक 1.2 वोल्ट का, एक 1.5 वोल्ट का, एक 1.7 वोल्ट का। ऑल दीज थिंग्स क्या है, ये सारे के सारे क्या है, सेल्स होते हैं, राइट। और ये सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इससे क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स होंगे तो ऑब्वियस ही बात है दोनों के बीच का पोटेंशियल लेंगे हम लोग, और यही दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है, ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, मान लो इलेक्ट्रोड्स होंगे, और इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड, राइट, एनोड एंड कैथोड। और जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्टिव देते हैं, हम लोग सबसे कॉमन सा कौन सा यूज़ कर रहे थे, सॉल्यूशन H2SO4 का, राइट, H2SO4 का। और हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, कॉपर 2+ आयन एंड CuSO4 सॉल्यूशन था, या फिर आप CuSO4 सॉल्यूशन ले लो। हाँ, हमने NaCl का यूज़ किया था। तो H2SO4 को तोड़ना छोड़ो, आप NaCl का लो। अगर NaCl ले रहे हैं तो Na+Cl- हो जाएगा, या तो इसका लेंगे तो Cu2+ SO4 2- का हो जाएगा। सो ऑल दिस आयंस आर डिपॉजिटिंग एंड डिपॉजिटिंग के रिजल्टेंट में हमें क्या मिल रहा था, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, राइट। सो ये क्या है, ये हमारा EMF है। तो ओवरऑल मैं आपको क्या कहूँगी कि अगर ये मेरे पास बैटरी है, और बैटरी का एक पॉजिटिव है, बैटरी का एक नेगेटिव है, और ये क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, EMF जनरेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इनके टर्मिनल्स पर एक क्या होगा, टर्मिनल्स पर हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज होती है। अच्छा, सिंस ये एक बैटरी है, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, तो इसकी कोई तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में या इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में एक हिंड्रेंस पैदा करेगा, एक हिंड्रेंस इंड्यूस करेगा। ऑब्स्टैकल है, रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टैकल ही तो है, ऑब्स्टैकल ही है। क्यों, बिकॉज इनिशियली तो ये रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने दोनों एंड से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए हैं उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अराउंड, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। ओवरऑल हम लोग ये सारे जो टर्म्स है छोटे छोटे, इन टर्म्स को जानते हैं, राइट। अब आगे बढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EMF है एक पॉइंट वोल्टेज है, और एक पॉइंट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो क्या है,
if I am saying कि an electric cell is a device that provides constant potential difference between the ends of the conductor connected across the two terminal, it converts chemical energy to the electrical energy. यही हम लोगों ने बात की अभी, यही बात की है कि दोनों के एंड्स में क्रिएट कर रहा है एज ए रिजल्ट कांस्टेंट पोटेंशियल. अच्छा, मैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इसने कांस्टेंट वर्ड यूज किया है. व्हाई? बिकॉज मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है एंड एक क्या होता है, डायरेक्ट पोटेंशियल होता है. या आप ये भी कह सकते हो कि जैसे एसी करंट होती है और डायरेक्ट डीसी करंट होती है ना, वैसे ही तो पोटेंशियल भी होगा कि एक अल्टरनेट हो रहा है और एक डायरेक्ट आ रहा है, कांस्टेंट सप्लाई हो रही है. तो मैंने आपको तब भी बोला था कि जो बैटरीज इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं या जो सेल हम लोग यूज़ करते हैं, वाई दे आर यूजिंग, जिससे कि हमें कांस्टेंट सप्लाई मिले. क्या मिले? कांस्टेंट सप्लाई मिले. लेकिन जो घर में हमारे वोल्टेज आते हैं, जो बाहर के ट्रांसफार्मर से, वो कैसा किस्म का होता है? अल्टरनेटिंग किस्म का होता है. अल्टरनेटिंग इन द सेंस कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में एक वेव फॉर्म में, साइनसोडियल वेव या कोसाइन वेव, ऐसे फॉर्म में वो चेंज होता है. ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले के क्लास में बताई थी, एक बार ना हो तो रिवाइज कर लेना. क्लियर? अब देखो ये क्या कह रहा है कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड बाय अ सेल, द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट कनेक्टेड टू इट. मतलब जो मैंने अभी दिखाया था, जो बैटरी से हम एक सर्किट कंडक्टर का कनेक्ट कर रहे थे, वो क्या शो करेगा? कांस्टेंट पाथ, कांस्टेंट सप्लाई देगा वोल्टेज का. अब जब ये पूरा का पूरा सर्किट क्लोज होगा तो मैंने बोला था कि इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो करेगी. क्लियर? अगर मैंने बीच में से किसी इंसुलेटर को डाल दिया या बीच में से तारों को तोड़ के खुला छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? क्या सर्किट क्लोज्ड होगा? नहीं, सर्किट क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी. जब सर्किट ओपन हो जाएगी तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो. हाँ, करंट तभी फ्लो करेगा जब सर्किट क्लोज होगी और कंटिन्यूअस पाथ बना रहेगा. ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ बना रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो गोल 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 मोशन है ऐसे, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. कैसे दिखा रहा है नाउ? सी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर मान लो मेरे पास एक सिंपल सा सेल है और इस सेल को मैंने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया. मान लो ये रेजिस्टेंस जो है वो किसी बल्ब का रेजिस्टेंस है. ठीक है, वो किसी बल्ब का रेजिस्टेंस है. अब ये बल्ब हमारा बल्ब है. क्लियर? अब मैंने बोला कि इस बल्ब को कनेक्ट करके पूरा का पूरा सिस्टम कनेक्ट करते हैं. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है. अब मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ से करंट निकल रहा है और ये इसको फ्लो कर रहा है. क्लियर? आई फ्लो कर रही है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. तो मेरे पास तो ओम्स लॉ लगेगा. पहली बात, ओम्स लॉ लगेगा. क्यों? क्योंकि जो यहाँ से निकल रही है बेटा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज कम होके खाएगा, लेकिन वापस आके यहाँ आ तो रहा है ना, आ तो रहा है ना. याद करिए, मैंने आपको बोला था कि जितना लगेगा पहले तो मान लो यहाँ से अगर 6 वोल्ट निकल रहा है तो यहाँ पे जाके कुछ वोल्ट खा लेगा. तो यहाँ पे मान लो कि 4 वोल्ट आ गया, लेकिन फिर भी ये 4 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट से तो ज़्यादा ही है ना. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है. मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव कहने का ये मतलब है कि मेरा कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज फ्लो करता है. राइट? हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज करता है. ये सर्किट कंप्लीट है. ये सर्किट क्या है? कंप्लीट है. पहली बात, सर्किट क्लोज है, क्लोज्ड है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूअस पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो. इसलिए क्या हो रहा है रिजल्टेंट में? रिजल्टेंट में क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. इसलिए मेरी बल्ब क्या करेगी? जलेगी, धाव धाव करके जो जलेगी. लेकिन बाय चांस अब इसके में मैंने पाथ में क्या डाल दिया है? इसको मान लो इंसुलेटर, लकड़ी डाल दी, एग्जाम्पल वुड डाल दिया. तो क्या ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है? क्या नहीं. कैसे कंप्लीट होगा भाई? ये बीच में तो एक रोड़ा आ गया, करंट तो यहाँ तक फ्लो की, लेकिन इसको पास नहीं होने दे रही है, तो सर्किट तो ओपन है, सर्किट कंटिन्यूअस नहीं है. या मान लो मैंने इस बल्ब ना मतलब इंसुलेटर ना लगा के मैंने इसको तारों को ही खुला छोड़ दिया, 2 एंड, तो भी ये ओपन हो गई. तो इसका मतलब क्या कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है. यानी कि ये कंटिन्यूअस पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर रही है. तो इसका मतलब क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं है, यानी कि हमारा ये बल्ब जो है नहीं जलेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आ गया ना? ओके. पर ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? When no current is drawn from a cell that is an open circuit, the potential difference between the terminals of the cell is called electromotive force. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मतलब समझ में आया कि बैटरी तो मैंने लगाई लेकिन इसको क्लोज पाथ नहीं रखा.
अब जब क्लोज पाथ नहीं रखा तो मैंने तो कुछ ड्रॉ किया नहीं, कुछ निकाला ही नहीं तुमसे। देखो दो इंसान है, एक मैं हूँ एक तुम हो, तुम अपने जगह पे मैं अपने जगह पे, ठीक है, हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरा ज्ञान जो है वो मेरे पास है, तुम्हारा ज्ञान जो है तुम्हारे पास है। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जैसे ही हम दोनों कनेक्ट हो गए, मैंने क्या किया, मैंने अपना ज्ञान तुमको ट्रांसफ़र कर दिया ना। तो तुम्हारा जो ज्ञान है तुमने अपने पास ट्रांसफ़र करके स्कूल में जाके कोई बैटरी बनाई, सेल बनाया, बल्ब ग्लो करवाया और वापस मुझे आके ये चीज़ बताई कि मैंने ये सारी चीज़ें की। तो दैट मीन्स क्या, मेरा तुमसे कनेक्शन बना, एक मैंने अपना ज्ञान तुमको दिया, मतलब मैंने जो मेरा जो सेल है मैंने अपना पोटेंशियल तुमको दिया, तुमने उस पोटेंशियल और ये सारे जो तमाम चीज़ें स्कूल जाके बल्ब वल्ब जला के वापस मुझे ये सारी चीज़ें बता दी। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ, एक क्लोज कॉन्स्टेंट पाथ क्रिएट हुआ कि नहीं? ठीक है, अब हम अपना ओम्स लॉ लगा सकते हैं। लेकिन मान लो मेरा ज्ञान मेरे पास है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास है, वी हैव नो कनेक्शंस। तो मेरे पास जो मेरा ज्ञान है वो मैं क्या रखती हूँ, उसका नाम EMF। क्या रखती हूँ उसका नाम? EMF। मतलब मेरे पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे दो टर्मिनल में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो उतना ही है, क्योंकि सर्किट में तो कोई कनेक्शन नहीं है, सर्किट तो पूरी की पूरी ओपन है। मान लो मैं 1.5 वोल्ट की बैटरी हूँ, मैं कोई वोल्टाइक सेल हूँ 1.08 का, मैं कोई लैक्लांचे सेल हूँ 1.5 वोल्ट का, या वॉट एवर में बी, बट मेरे और तुम्हारे में कोई कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स व्हाट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस आई एम हैविंग बिटवीन माई टू टर्मिनल्स, दिस इज कॉल्ड EMF। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, द EMF इज इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड इन द सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। समझ में आया कि जो EMF है ये इक्वल क्या होता है कि जो वर्क डन है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पोटेंशियल को शुरू से ही वर्क डन के फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर ला है। क्लियर है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इक्वल टू द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड इन द सेल। मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल सर्किट मैंने बैटरी, बल्ब, रेजिस्टेंस, वॉट एवर में भी जो मैंने कनेक्ट किया, अब ये जो सेल से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे गोल सर्किट में घुमा के वापस लाना, ये जो टोटल वर्क डन कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? EMF। क्लियर है? अब ये वाला देखो क्या है इस डायग्राम में, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड EMF। अब जब मैंने ये लगाया है आपका, ये क्या है, ये क्या है, ये एक बैटरी है, सेल नहीं हो गई, यहाँ पे कितने सेल कनेक्टेड है? 3 सेल कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बैटरी हो गई, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके अराउंड जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? EMF। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन ये सेम डायग्राम और इसके अकॉर्डिंग अगर हमने लिया तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है? मैं बताती हूँ एक बार और, देखिए हम लोगों को पता है एक वोल्ट मीटर होता है, राइट, एक वोल्ट मीटर होता है, और ये वोल्ट मीटर क्या करता है, हम इसको पैरेलल लगाते हैं जिसके अराउंड हमें मेजर करना है, अराउंड द मेजरिंग बॉडी, राइट, ये क्लियर है ना। और एक होता है एमीटर, एमीटर जब हमें क्या मेजर करना होता है बेटा? करंट मेजर करनी होती है, और साथ ही साथ हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं जिस बॉडी का हमें मेजर करना है। अब मान लो मेरे पास एक सर्किट है, एक तो बहुत सारे सेल्स लगा दिए मैंने, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ओके फाइन, ये क्लियर है ना। अब मैं करंट की बात नहीं करूँगी, मैं सीधे सीधे वोल्टेज की बात करूँगी। अगर मैंने आपको कहा कि मैं इसके पैरेलल वोल्ट मीटर लगा रही हूँ, ठीक है, और मैंने अगर कहा कि मैं इसके पैरेलल वोल्ट मीटर लगा रही हूँ, दो अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना, दो टोटली डिफरेंट चीज़ें। जब करंट इससे फ्लो करेगा और मैंने अगर इसके अराउंड वोल्ट मीटर लगाया है, दैट मीन्स ये क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि V मेजर करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके अराउंड मेजर करूँगी ना वोल्ट मीटर से, इसके अराउंड मेजर करूँगी वोल्ट मीटर से, तो ये मेरा क्या देगा? EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा। क्लियर है? क्लियर है ना? यही चीज़ मैं तब से बता रही थी आपको। नेक्स्ट क्या है, ये वाला EMF और वोल्टेज
अच्छा, मैंने बोला आपको बैटरी है, इधर पोटेंशियल है यानी कि केमिकल है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है एक उसका खुद का तो रेजिस्टेंस होगा ही ना। तो जो ये स्मॉल आर है मैं उसको क्या बोलती हूँ, रेजिस्टेंस, एंड इट इज़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब वो जो बैटरी यूज़ कर रहे हो या जो तुम सेल यूज़ कर रहे हो सिंगली, वो उसके भीतर का जो रेजिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो कभी कभी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर उसने दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तब तो आप कैलकुलेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज़ करोगे। लेकिन अगर उसने बोला है कि इग्नोर इंटरनल रेजिस्टेंस, या उसने इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है वो रेज ही नहीं किया है, तो आप अज्यूम कर लोगे कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं करना अपने न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो ये क्या किया है, वही हमारी सेम सर्किट है, क्योंकि इसको इंटरनल रेजिस्टेंस समझाना था इसलिए इसने समझाया। कैसे समझाया, देखिए ये उसने एक बैटरी का यूज़ किया है, बैटरी है तो क्या देगी, ईएमएफ देगी। क्योंकि बैटरी को उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है तो ऑब्वियसली ये एक एसोसिएटेड होगा किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो जिगजैग 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 साइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। अगर मैंने इसको बैटरी के साथ ही लगाया है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैंने इसको स्मॉल आर से शो किया, इसको मैंने किससे शो किया बेटा, स्मॉल आर से। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो बड़ा सा रेजिस्टेंस है ये हमने एक्सटर्नली फिट किया है। एक्सटर्नली क्या किया है बाबू, फिट किया है। सो दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सोर्स टर्मिनल व्हेन करंट फ्लोज इन द करंट, ये ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये देखिए एक तो इसका एंड और एक ये एंड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये हमने वी क्या लिया है, वी क्या क्या मेजर कर रहे हैं बताओ, वोल्टेज। किसका वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। लेकिन हमने इसमें क्या यूज़ किया बेटा, हमने इसमें यूज़ किया है आपके इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। हमने पहले बोला कि मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग है जिसका मैंने यूज़ किया है और मैं अब वोल्टेज निकालूंगी। इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ देखो मैं क्या कह रही हूँ, जब भी हम सेल की बात करेंगे और हम जब भी बैटरी की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो एक ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब वो ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है दैट मीन्स आई एम सेइंग केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं दैट मीन्स का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपका, इसका मतलब इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो जब ये कुछ तो रेजिस्टेंस होगा तो मैंने जो ईएमएफ वाले बॉडी या बैटरी या सेल की जो बॉडी है उसका जो रेजिस्टेंस है उसका नाम क्या दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस का नाम हमने इंटरनल रेजिस्टेंस दिया और उसको हम शो करते हैं स्मॉल आर से, उसको हम शो करते हैं स्मॉल आर से। लेकिन जब हम इस सेल को, इस बैटरी को एक सर्किट के में कनेक्ट करें तो ऑब्वियस ही बात है मुझे कोई तो रेजिस्टेंस यूज़ करना है। क्यों सर्किट में यूज़ कर रहे हैं, किसी कारणवश तो यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये बाहर लगाया है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये कोई कंडक्टर है, याद रखना ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है वो हमें पता लगेगा, क्लियर है। अच्छा, जब हम वोल्टेज को इसी कंडक्टर के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी निकाल रहे हैं। जब हम वी निकाल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके अकॉर्डिंग, ये आपके अक्रॉस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हम बैटरी से एसोसिएटेड कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये क्या, स्मॉल आर मैंने लिखा, यानी कि ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर आ रही है, फ्लो करके करके कंप्लीट किया उसने इसको। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या इस सर्किट में, क्या इस सर्किट में ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है ना, सीरीज में दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। तो आई विल से कि आर जो और स्मॉल आर ये दोनों क्या है, सीरीज इन द गिवन सर्किट। समझ में आ गया। तो जब सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, होगा कि नहीं, क्लियर है। और हम ये जानते हैं बेटा जी कि आपका ये जो V इज इक्वल टू आई आर होता है, कहाँ से मिलता है ये, ओम्स लॉ से।
तो इसका मतलब क्या कि ये जो V है जो कि किसके अक्रॉस है, आपके कंडक्टर के अक्रॉस है, ये जो करंट है I जो कि पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, R इक्विवेलेंट के। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस की बात की है। एक रेजिस्टेंस तो हमने अपना एक्सटर्नल कंडक्टर की बात की है, और दूसरा रेजिस्टेंस हमने किसकी बात की है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की है। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर मेरे पास दो EMF आएगा बेटा। कौन कौन सा आएगा, एक तो इसका EMF है, मतलब दो किस्म का वोल्टेज आएगा, एक तो ये आएगा और एक तो ये क्या होगा, V आएगा। आएगा कि नहीं बताइए, E और V दो चीज़ें हैं। तो मुझे बताओ, ये तो ऐसे हो गया V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो मेरा दूसरा वाला E क्या करेगा, देखो एक चीज़ मैं और बता रही हूँ आपको। देखिए ओम्स लॉ का ओम्स लॉ का मेरे पास रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये करंट क्या है, ये है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। और यही करंट कहाँ से निकली है आपके, कम्स आउट फ्रॉम सेल, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, क्या है, मेरे पास एक सेल है जिसका एक पॉजिटिव नेगेटिव है, इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये एक्सटर्नल एक बड़े से रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है जो कि एक कंडक्टर है, और फिर इसने इस सर्किट को कंप्लीट किया, राइट। इसके पास आर है, इसके पास कैपिटल आर है, ये मुझे पता है, राइट। अब मैंने बोला कि भाई ये एक यहाँ से निकल के करंट यहाँ से फ्लो करके वापस यहाँ पर आया है, राइट, सर्किट इज क्लोज्ड। तो ये जो फ्लो किया, ये क्या फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, जो कि इधर से निकली है, इसके पास E है, इसके पास V है, ठीक है, इसके पास E है, इसके पास V है। तो जब हम टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू रेजिस्टेंस टोटल क्या है, आई आर होता है ना, यानी कि आई आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो मैं आई को क्या लिख सकती हूँ, E बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। तो V इज इक्वल टू जब आई आर होता है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ V इज इक्वल टू आई क्या है, E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। लिख सकती हूँ कि नहीं बताओ, लिख सकती हूँ। अब मुझे आप तो इसका मतलब हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इस डायग्राम के हिसाब से, और किसके किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। किसके ऊपर, ये क्वेश्चन MCQ जरूर आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे ऊपर डिपेंड करता है, या आपका टर्मिनल वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, या आपका EMF किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा दिमाग में रखना है, क्लियर है ना। इसके बाद मैं एक और डायग्राम बता रही हूँ आपको, रिलेशनशिप बिटवीन E, V, I एंड R। देखो क्या इसको समझाने की ज़रूरत है इस सर्किट को, नाउअडेज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अ सर्किट, राइट। आप अपने आप से भी एक सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, या आप किसी भी सर्किट को समझ सकते हो, इट इज़ ईजी फॉर यू, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको लगा दिया है, ठीक है, एक उसने सेल लगाया है जिसका EMF E बताया है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के हमेशा क्या होती है, सीरीज में होती है, इसलिए उसने स्मॉल r बता दिया, क्लियर है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि इसके अराउंड जो E है वो क्या है, EMF ऑफ द सेल है, क्लियर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस टू एक्सटर्नल सर्किट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में हमें दिखाई देगा वो क्या है, V है। लेकिन अगर हम ड्रॉप ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, अरे भाई भीतर भी तो सेल के कुछ ड्रॉप होगा ना, सेल के भीतर भी तो कुछ ड्रॉप होगा, तो जो सेल के भीतर ड्रॉप होगा बेटा उसे हम क्या कहेंगे, IR, उसे हम क्या कहेंगे, IR, हाँ, क्लियर है इतना। अब हम जानते हैं कि एक बैटरी जो सबसे पावरफुल है वो जितना प्रोवाइड कर रही है और बाहर वाली कुछ खा रही है पोटेंशियल, तो दोनों के बीच का जो होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप हमारे सेल का होगा। इस चीज़ को समझ रहे हो आप। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, IR इज इक्वल टू E माइनस V, लिख सकते हैं ना, उसी को रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है इसमें, क्लियर है। मैं इसको और समझाती हूँ अच्छे से। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ये कहा
कि मेरे पास एक सेल है, सेल एक इंटरनल रेजिस्टेंस से खड़ा हुआ है, बाहर उसने एक कंडक्टर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है और इस पोटेंशियल को कंप्लीट किया है। क्लियर? ये आर है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है एंटायर सर्किट में वो क्या है, आई है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सर्किट में अगर यहाँ से I1 गया है तो सारा घूम घाम के जितना खाया पिया होगा वापस जो यहाँ पर आएगा वो भी क्या आएगा, आई ही आएगा। ये हमें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, ठीक है। क्योंकि बेटा जितना खाता है उतना ही देता है, क्योंकि इट इज़ नॉट क्रिएटेड एंड इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जितना खाई है उतना ही देगी। सो फॉर दैट रीज़न ये दोनों आई सेम। चलो, अब नेक्स्ट बात मैं ये कहूँगी कि यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो सारा चीज़ें घूम के यहाँ पर आ रही है, यानी कि जो सर्किट में करंट है, करंट इन फ्लोइंग इन द सर्किट, वो क्या है, आई है। अब मैं ये कहूँगी कि जो एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज एक्वायर है या जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वॉट एवर मे बी यू विल से, दैट इज योर वॉट, दैट इज योर वी। क्लियर है? अब इस सेल में जो वोल्टेज है वो क्या है, वो मेरा ई है, ईएमएफ है। ठीक है। अब मान लो ये तो देने वाला है, ही इज अ गिवर, मेन सोर्स यही है। अब मेन सोर्स के बाद जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसने कुछ खाया है। क्या खाया है अपने को पता नहीं है, उसने कुछ खाया है, ईटन समथिंग। मान लो एक्स ईट किया है उसने। अब इसने खा पी के एक्स ईट किया और ईट करके उसने बाहर छोड़ा। देखो ये उसका घेरा है। ठीक है, ये तो सोर्स है, इसने ई दिया। जैसे ही उसने ई दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खाया पिया होगा, मैंने इस खाया पिया को एक्स बोला। पूरा खा पी के फिर जाके चीज़ें बाहर निकली हैं सोर्स में फ्लो करने के लिए, माने सॉरी कंडक्टर में फ्लो करने के लिए। और वो फ्ला करके वापस जब भीतर घुस रही है, मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट पे फ्लो कर रही है, वो क्या है, हमारी वी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर मैंने इस खाए पिए को मेजर करना है तो मैं सोर्स से इस घूमागामी को माइनस करके मैं खाए पिए को निकाल सकती हूँ? कर सकती हूँ कि नहीं? तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ हुई इसका मतलब ये लॉस्ट वोल्टेज है। और ये लॉस्ट वोल्टेज किसके बराबर हो गया, आई आर के बराबर हो गया। हो गया ना? कहाँ से मिला ये चीज़ हमें, ओम्स लॉ से। ठीक है। अब देखो ये जो है, ये चीज़ जो है, ये हमें क्या मिलती है, V इज इक्वल टू आई आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या, और ये तो हमें पता ही होती है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, 1.5 हो गई, 1.02 हो गई, 1.7 हो गई, वॉट एवर मे बी सेल, जो सेल मुझे पटकाएगा मुझे उसका ईएमएफ पहले से पता होगा, राइट। अब क्या ये मैं ये ऐसे नहीं लिख सकते इस चीज़ को कि E इज इक्वल टू कैपिटल आई आर माइनस, ये हो गया ऐसे यहाँ पे माइनस का साइन है, इज इक्वल टू तुम्हारा स्मॉल आई आर, क्या बोला मैंने, E इज इक्वल टू आपका आई आर। एक देखो मैंने क्या बोला आपको कि जो ईएमएफ है उससे मैंने जो यूज्ड अप वोल्टेज है माइनस किया तो मेरा लॉस्ट वोल्टेज आया, और लॉस्ट वोल्टेज ही क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है ना, यही तो मैंने बोला। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि ई क्या है, ई तो ई रख दो, V इज इक्वल टू कैपिटल आई आर इज इक्वल टू स्मॉल आई आर, या मैं E इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आई आर, या मैं ऐसे लिख दूँ आई कॉमन ले लूँ और मैं लिख दूँ R प्लस आर। लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ, यही फॉर्म इसी को बोल रही हूँ मैं ना। देखिए तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर लिख दो, या E इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आई आर लिख दो, वॉट एवर में भी। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर है? और ये तो एकदम, अब तो ये अच्छा बताओ, ये वाला डायग्राम अब आपको एक बच्चे की तरह लगने लग गया है, सो इजी, ये कोई बड़ा डील नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, खा पी के जो उसने बोला,
ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो ये वाला डायग्राम, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। इसने क्या बोला कि अगर मैंने देखो ये वाला डायग्राम जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। वाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर उसने बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करो, या उसने बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस को होल्ड आउट करो, यूज़ करो, ठीक है। तो देखो पहला उसने बोला है कि इग्नोरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या किया उसने? एक बैटरी लगाई, बैटरी क्या दे रही है? ईएमएफ दे रही है, ईएमएफ को मैंने ई बोल दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल उसके साथ एक रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक किसको फ्लो करवाएगा? एक करंट फ्लो करवाएगा, और ये करंट फ्लो क्या हो जाएगा? आर अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर मैंने बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस को होल्ड करो, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, यहाँ पर तो ई देगा, और ये क्या होगा? लॉस वोल्टेज। लॉस वोल्टेज क्या होगा? आई आर होगा ना? लॉस वोल्टेज आई आर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, यानी कि आपका जो सप्लाई वाला है, सप्लाई ई जो ई आएगा अपॉन आर प्लस आर होगा, जो करंट फ्लो कर रही है। क्लियर है ये दोनों डायग्राम? इसमें इसने माइनस नहीं करवाया क्योंकि उसने बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करो, लेकिन इस वाले में इसने माइनस करवाया क्योंकि उसने बोला कि हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज़ करो, इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज़ करो। क्लियर है? अब देखो, द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल, वेयर एज ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तो हमें पता है। तो फाइनली मेरे पास ये रिलेशनशिप क्या निकली? ई इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आई आर। ई इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल, मतलब कि ये लॉस वाला है और ये आपका एक्सटर्नल जो कंडक्टर के अकॉर्डिंग है वो हम मेजर कर रहे हैं जो। क्लियर है ना? देखो क्लियर है वोल्टेज ड्रॉप के साथ। अब इसके क्या किया है कि मान लो लेट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इज वी, देन वी इज इक्वल टू आई आर, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस वी। तो माइनस करके हम ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं, जो भी निकालना है। हमें रिलेशनशिप कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में जो भी पूछे अपन कर लेंगे। क्लियर है ना? अब ये वाला डायग्राम देखो। अ सर्किट इज पावर्ड बाय अ बैटरी, चलो ठीक है, विद द टर्मिनल वोल्टेज 2.5 वोल्ट, चलो ठीक है। द सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.5 ओम, सर्किट के पास रेजिस्टेंस क्या है? 3.5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कैपिटल आर, ठीक है। एंड द बैटरी हैज़ अ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.65 ओम, मतलब स्मॉल आर। व्हाट इज द ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। गिवन योर आंसर इन द 1 डेसिमल प्लेस। अब ये चीज़ मुझे पता चल गई। क्या पता चल गई भाई? इस सर्किट में हमारे पास दो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल क्या है? 2.5 वोल्ट है। क्लियर है? उसने बोला जो एक्सटर्नल है वो हमारे पास क्या है? 3.5। एक करंट इसमें आई फ्लो कर रही है। मुझे क्या बताओ? मुझे ईएमएफ बताओ। तो क्या मैं इस सर्किट डायग्राम को ऐसे नहीं तोड़ सकती? तोड़ सकती हूँ बाबू? तोड़ सकती हूँ ना? अच्छा, ईएमएफ ई है, वीएल और वीटी, एक तो टर्मिनल वोल्टेज है और एक क्या है? लोड वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज है और एक रोड वोल्टेज है। तो ईएमएफ उसने बोला है कैसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? दो के बीच में वो फोर्स जब बैटरी कोई भी चार्ज को मतलब एक्सटर्नल सर्किट से नहीं फ्लो करवा रही है, यही तो मैंने बोला, यही मैंने बोला। तो लोड का क्या है? आई आर होगा, ठीक है। और आपका जो ये वाला होगा टर्मिनल वाला होगा, टर्मिनल क्या हो जाएगा? करंट वी टी अपॉन आर। टर्मिनल जो होगा वो आपका वी टी अपॉन आर होगा, यानी कि 2.5 अपॉन 3.5 होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास इतना करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हम इसका यूज़ इसमें नहीं कर सकते? वीएल में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो जब हम इसका वीएल में यूज़ कर सकते हैं तो वो आई आर को मल्टीप्लाई करके मेरा निकल गया, तो वीएल निकला, वीटी निकला, और इन दोनों को सम करके 3.0 आया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सी, अगर मैंने बोला कि मेरे, ठीक है, ये बैटरी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब ये आर है, क्लियर। अब जब मैं टर्मिनल वोल्टेज की बात करती हूँ ना बेटा, तो यानी कि ऐसे होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मेजर होगा वो वी टी होगा। वी टी लिखने पर टर्मिनल आपको समझ में आ जा रहा है, राइट। जब मैं टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कि जो ई एम एफ ई होगा प्लस जो वो लॉस वाला वोल्टेज होगा, ठीक है। यानी कि ये लॉस वाला ईएमएफ तो ई आ जाएगा और लॉस वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा? आई स्मॉल आर होगा। होगा कि नहीं बताओ? ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला ये आर की वैल्यू कुछ दी हुई है और जो कैपिटल आर की वैल्यू है ये 3.5 ओम है,
और इसकी वैल्यू जो है वो 2.5 ओम है। ठीक है, यहाँ पर एक करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका एक खुद का वोल्टेज है V। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके पास ये क्या वैल्यू आई है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका VR, यानी कि लोड का वोल्टेज, यानी कि लोड का वोल्टेज। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि जो टर्मिनल का वोल्टेज होगा और जो आपके लोड का वोल्टेज होगा वो ही आपका EMF होगा? क्यों? क्योंकि EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ओपन सर्किट में जितना पोटेंशियल आपका बैटरी, पोटेंशियल आपका सेल या बैटरी के पास कंटेन है, यही ना। तो ये क्या हो गया, सोर्स किस्म का हो गया, सोर्स प्रोवाइडर, पोटेंशियल प्रोवाइडर, यही तो हुआ। अच्छा, आप मुझे बताओ V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं? V इज इक्वल टू आई आर होता है ना बेटा। अब जब V इज इक्वल टू आई आर होता है, मेरे पास यहाँ पर पता है, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ पता है, तो क्या मैं I नहीं निकाल सकती? I इज इक्वल टू V बाई आर। या मैं ये भी तो निकाल सकती हूँ कि 2.5 ही जब अपॉन आपका 3.5 निकाल सकती हूँ ना। तो 5/7 हो जाएगा। हाँ, अब टर्मिनल पोटेंशियल कैसे निकालोगे? टर्मिनल पोटेंशियल के वो VT, टर्मिनल पोटेंशियल मेरा VT है, तो इसको कैसे निकालेंगे? करंट और रेजिस्टेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल स्मॉल r क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका मतलब 0.65 इंटू ये 5/7। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कितना होगा बताओ? करो, 0.09 टाइम्स 63, ठीक है, 8×9=45, 0.45 के लगभग, ठीक है। तो 0.45 प्लस आपका ये 5/7, करो इसको 5/7 को, कितना आएगा? ठीक है, क्लियर? हाँ, तो दिस थिंग आपको क्लियर हो रहा है कि ये वाला डायग्राम, ये तो अभी तक हम लोग समझ ही रहे हैं कि इंटरनल क्या है, आपका EMF क्या है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर है। इसके बाद ये वाला डायग्राम देखिए, ये भी कर लोगे क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाले हैं। ये वाला क्या है, अ सर्किट इज पावर्ड बाय अ बैटरी विद अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3.6। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E बता दिया गया है कि 3.6 का है। द सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5.5 एंड द बैटरी हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस 0.75 का है, और जो कैपिटल रेजिस्टेंस है वो आपका 5.5 का है। तो टर्मिनल कैसे निकालोगे? वही हमारे पास जो फॉर्मूला है टर्मिनल का, तो इधर होगा कि 0.75 into 0.432। देखिए ये डायग्राम तो समझ में आ गया ना आपको कि 3.6 उसका EMF है, जबकि जब सर्किट ओपन रहती है तब इंटरनल रेजिस्टेंस 0.75 है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो होगा वही हमारा टर्मिनल कहलाएगा। अब ये जो करंट फेंक रहा है वही हमारा I है, और यही I कंप्लीट होती है, ये तो सीरीज में I का कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, 5.5 है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि लोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो IR होगा, और टर्मिनल का जो होगा वो हमारा ये फॉर्मूला होगा कि EMF माइनस जो लोड का होगा। आई कैसे निकालेंगे बाबू? आई तो हमने V इज इक्वल टू आई आर निकाला। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे करना है? क्लियर है? ओके। मैं आज के आपके असाइनमेंट में 4-5 सॉल्व क्वेश्चन दूंगी, उनको देख देख के करना। फिर जो 10 आपको अनसॉल्व दूंगी वो आप क्या करोगे, अपने से करोगे। क्लियर हो रहा है?
हाँ, हाँ और ये बहुत इजी है। अगर आपने अभी समझा कि टर्मिनल किसे कहते हैं, लॉ वोल्टेज किसे कहते हैं, ईएमएफ किसे कहते हैं, ओवरऑल सर्किट कंडक्टर में कैसा वोल्टेज, तो आपको लाइफ लॉन्ग, चाहे आप इंजीनियरिंग भी करो, चाहे आप ग्रेजुएशन भी करो, चाहे आप कुछ भी करो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बैट अगर आपने अभी से सर्किट ड्रॉ करना, सर्किट के हर एक पॉइंट को समझना, तब आपको कभी कंफ्यूजन। बच्चा जो होता है वो 10th में ही गलत सर्किट अगर पढ़ने लग जाए तो उसको पूरी लाइफ प्रॉब्लम रहती है। क्लियर है ना? अभी हाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो? ओके फाइन, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है?